ओके, तो हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने जावास्क्रिप्ट से ही स्टार्ट करना क्यों सही समझा। देखो, हम जावास्क्रिप्ट से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको मल्टीपल डोमेन्स में हेल्प करेगी। अगर आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है फॉर एग्जांपल, तो जावास्क्रिप्ट का आना बहुत नेसेसरी है आपके लिए। अगर आपको बैक एंड डेवलपमेंट में जाना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और एपीआई वगैरह बनाना, ये सब आपको बहुत अच्छा लगता है, बैक एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो भी आपको जावास्क्रिप्ट आना बहुत नेसेसरी है। एंड आगे चल के जब हम इस कोर्स को और आगे पढ़ेंगे, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप बहुत यूनिक यूनिक चीजें कर सकते हो, राइट। तो जावास्क्रिप्ट आपको हेल्प करेगा मल्टीपल डोमेन्स में जाने के लिए, वेदर इट बी फ्रंट एंड, बैक एंड, एआईएमएल, ब्लॉकचेन, हर चीज में आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज द की। और अगर मैं मल्टीपल डोमेन्स की बात ना भी करूं, हम यहाँ पर फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड को करने के लिए बहुत नेसेसरी है जावास्क्रिप्ट। ओके, तो अ, एक जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले आई वुड से मुझे एक स्मॉल प्री रिक्विजिट चाहिए आप लोगों में से, कि आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों को HTML और CSS आता होगा, बट आई एम होपिंग कि HTML और CSS क्या होता है एंड इनका क्या मतलब, ये इनकी क्या फंक्शनैलिटी है, किस लिए यूज होते हैं, आप लोगों को इतना आइडिया होगा। अगर नहीं है तो भी मैं क्लास के अभी स्टार्टिंग में बताऊंगी, बट एक स्मॉल प्री रिक्विजिट है कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी HTML CSS पहले से आता है, देन इट वुड बी ग्रेट फॉर यू टू कंटिन्यू विद जावास्क्रिप्ट। तो एक बार चैट में मुझे बता दो कि किस आप में से कितनों को HTML एंड CSS के बारे में पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है। किसी का तो ओके, नो आइडिया, ठीक है, कोई बात नहीं। यस आई डू। ठीक है, तो ऑल इन ऑल कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को कोई आइडिया नहीं। ठीक है, जिनको कोई भी आइडिया नहीं है, मैं उनको भी ऐसा पढ़ाऊंगी कि उनको भी आइडिया हो जाए। जिनको आता है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। एक मिनट, इसे ऑफ कर देती हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट आज की क्लास में पहले ही बता दे रही हूँ, बहुत बेसिक क्लास होगी, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करते तो हमारा एक मेन मोटिव होता है कि हमें उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्लास होगी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि जावास्क्रिप्ट क्या है, दैट इज जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है और एक फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इन दोनों में अब डिफरेंस समझते हैं। देखो, दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और एक फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होती है जो कि अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक इंटरप्रेटर का यूज करती है। अब ये मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, इंटरप्रेटर क्या होता है, आई नो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता है उनको मैं बहुत इजी वे में बताती हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, राइट। क्या समझता है? कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज से मेरा मतलब है 0101, ये समझता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यहाँ पर चाइनीज में बात करना स्टार्ट कर दूं, तो क्या आप में से किसी को भी समझ में आएगा? किसी को नहीं समझ में आएगा, अनटिल एंड अनलेस आपको चाइनीज आती हो तो अगर मुझे, मान लो मुझे हिंदी नहीं आती और आप लोगों को चाइनीज नहीं आती, मुझे सिर्फ चाइनीज आती है और आप लोगों को सिर्फ हिंदी आती है, तो अगर मैं यहाँ से चाइनीज में बोलूंगी तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में नहीं आने वाला। सो वी बोथ नीड अ ट्रांसलेटर बिटवीन अस, राइट, जो कि मेरी चाइनीज बातों को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाए
और आपकी हिंदी बातों को ट्रांसलेट करके मेरे को चाइनीज में समझाए, राइट? बट मुझे अभी आपकी बातों को नहीं समझना, आपको मेरी बातों को समझना है, दैट इज नेसेसरी। तो वो ट्रांसलेटर जो कि मेरी बातों को ट्रांसलेट करके आपको समझाए ताकि आप एक आउटपुट जनरेट करो, उसी ट्रांसलेटर को कहते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर। दो तरीके के ट्रांसलेटर्स होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। सबसे पहले आता है इंटरप्रेटर एंड नेक्स्ट इज कंपाइलर। ठीक है, दो तरीके के ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर बेसिकली यही करता है कि जो भी कोड हम इंग्लिश में कोडिंग लैंग्वेज में लिख रहे हैं सिस्टम पे, सिस्टम को ऑब्वियसली इंग्लिश समझ नहीं आती है और हम सब इंग्लिश में ही लिखते हैं, राइट? तो ये चीजों को 0 और 1 में कन्वर्ट करना, मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ये कौन कन्वर्ट करता है? या तो इंटरप्रेटर करेगा या तो कंपाइलर करेगा। ठीक है, अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मैंने क्या बोला था कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या यूज करती है? एक इंटरप्रेटर यूज करती है। तो ऐसी लैंग्वेज जो कि अपने कोड के एग्जीक्यूशन के लिए एक इंटरप्रेटर का यूज करे, उसे हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट? तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूजेस एन इंटरप्रेटर। किसका यूज करती है? इंटरप्रेटर का। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है? इंटरप्रेटर किसी भी कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने लिखा console.log अनन्या। ठीक है, अब ये console.log क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी के लिए आपको इसमें डेप्थ में जाने की कोई नीड नहीं है, ये मैं आगे बताऊंगी। console.log का बेसिक मतलब आप ये समझ लो कि जब भी मुझे जावास्क्रिप्ट में कुछ भी प्रिंट कराना होता है, जैसे अभी मुझे अनन्या प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट में लिख रही हूँ console.log के अंदर अनन्या। ठीक है, तो आपको जो भी प्रिंट कराना हो वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा console.log गोस्वामी। ठीक है, अब ये दो लाइन मैंने 2 लाइंस ऑफ कोड लिखी हैं। अब एक इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो पहली लाइन को पढ़ेगा, उसने पहली लाइन को पढ़ा console.log अनन्या, इसका मतलब है कि अनन्या को प्रिंट कराओ, अनन्या वर्ड को प्रिंट कराओ, तो वो तुरंत इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा और अनन्या को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, जब तक वो पहली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। दिस इज व्हाट एन इंटरप्रेटर डज। बट कंपाइलर इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट। कंपाइलर क्या करता है? पूरे कोड को साथ में पढ़ेगा, साथ में ही एग्जीक्यूट करेगा एट द एंड। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं करता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, पहले एक लाइन को पढ़ेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर ही दूसरी लाइन पे जंप करेगा, फिर उसे पढ़ेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से एक इंटरप्रेटर वर्क करता है। सो जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर को यूज करती है अपने कोड को रन कराने के लिए, कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो दैट इज व्हाई इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और एक चीज और कि इसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनिशियली जब जावास्क्रिप्ट बनी थी अराउंड 90s के टाइम पे, जब भी बनी थी, आई एम नॉट श्योर ऑफ द ईयर, तो जब जावास्क्रिप्ट इनिशियली बनी थी तो इसको इसलिए बनाया गया था ताकि हम इसमें स्मॉल पीस ऑफ कोड लिखें और स्मॉल स्क्रिप्ट्स, यानी स्मॉल पीस ऑफ कोड, स्क्रिप्ट होता है एक स्मॉल पीस ऑफ कोड, स्मॉल पीस ऑफ कोड लिखें और उस चीज को ही रन करें। ये बहुत ज्यादा लेंदी और बड़े कोड्स के लिए नहीं बनी थी। बट ओवर द टाइम इसके काफी सारे वर्जन आए एंड राइट नाउ वी आर यूजिंग इट एज अ फुल फ्लेजेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम बैक एंड फ्रंट एंड हर जगह यूज करते हैं। बट इनिशियली ये बहुत स्मॉल स्क्रिप्ट्स यानी स्मॉल पीस ऑफ कोड लिखने के लिए बनी थी, तो इसीलिए इसे एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। एंड बिकॉज इट यूजेस एन इंटरप्रेटर, तो ये भी एक रीजन है कि क्यों हम इसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो आई एम होपिंग कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाई जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नाउ अब हमें अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़े। फर्स्ट पॉइंट इज कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दूसरा पॉइंट कि एक इंटरप्रेटर को यूज करती है लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब चलो ये एक इंटरप्रेटर को यूज करती है। इसके आगे जावास्क्रिप्ट को मैंने आपसे बोला था कि एक प्री रिक्विजिट हमें चाहिए कि हमें HTML और CSS की नॉलेज हो। तो अभी HTML और CSS से कैसे रिलेटेबल है हम वो सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट का मतलब होता है हम कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट? जैसे कि कोई वेबसाइट हो गई, कोई वेब पेज हो गया, हम कुछ ना कुछ भी क्रिएट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दैट वी
want to create a calculator, ठीक है। मान लो कि हम एक कैलकुलेटर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम एक कैलकुलेटर क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कैलकुलेटर का एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा कि भैया उसका ढांचा, उसका एक स्केलेटन। ह्यूमन बॉडी भी तो पहले स्केलेटन ही बनता है, उसके ऊपर मसल्स वगैरह, आईज वगैरह सब लगाई जाती हैं, पर सबसे पहले एक ढांचा तो चाहिए ना हमें, कि वो उसका स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे, कि क्या उसमें बटन आएंगे, क्या नहीं आएगा, इक्वल टू कहाँ होगा, वन कहाँ लिखा जाएगा, डिवाइड, सारे ऑपरेशंस किधर पे लिखे जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे इसका? तो किसी भी वेब पेज का, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए वी यूज HTML फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी अगर हमें वेब पेज का, वेबसाइट का, जो भी हम डेवलप कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर, कि भाई फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि अभी तो हमने कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया, और भी कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे बनानी है कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे Amazon की वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो amazon.com कहाँ लिखा आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स कहाँ लिस्ट होंगे, कहीं पर अगर कोई इमेज लगानी है तो वो इमेज कहाँ लगेगी, है ना। और अगर मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है, फॉर एग्जांपल किसी भी अगर मैंने हेडफोन का कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो वो डिस्क्रिप्शन का कंटेंट क्या होगा, वो डिस्क्रिप्शन कहाँ लगा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए वी यूज HTML। और किसी भी वेब पेज, वेबसाइट का अगर आप स्ट्रक्चर उठा के देख लो, हम लोग HTML से उसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमने कैलकुलेटर का ढांचा तो बना लिया कि भैया ठीक है, इक्वल टू बटन यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ कहीं और लिखे जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम ऑब्वियसली यार, क्योंकि अब तो हम जेनजी लोग हैं, तो वी डोंट वांट कि हम बहुत मिनिमल सा डिजाइन रखें, राइट। आजकल हमें बेस्ट से बेस्ट डिजाइन चाहिए होती है अपने अपने वेब पेजेस में, वेबसाइट्स में। अब क्योंकि हमें कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो कैलकुलेटर भी भाई हम बेसिक व्हाइट कैलकुलेटर ऐसे तो नहीं बना सकते ना, कि एकदम बेसिक सा। अब हम चाहते हैं कि डिफरेंट बटन्स हैं, जैसे अगर इक्वल टू वाला बटन है तो वो अलग कलर से इनहैंस हो, है ना। जितने भी न्यूमेरिक्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, वो एक अलग कलर से दिखें। तो बेसिकली हम जो भी स्टाइलिंग या डिजाइनिंग ऐड करना चाहते हैं वो हम ऐड करते हैं CSS के थ्रू, राइट। स्टाइलिंग हम किसके थ्रू ऐड करते हैं? CSS के थ्रू। तो HTML हम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कि हमें किसी भी वेब पेज, वेबसाइट जो भी हम बना रहे हैं, अगर हमें उसका जो स्ट्रक्चर या उसका जो ढांचा क्रिएट करना है, उसके लिए हम HTML का यूज करते हैं। और उसमें जो भी डिजाइनिंग, कलर्स, फॉन्ट्स, शेप, साइजेस, ये सब जो भी ऐड कर रहे हैं, किसी भी चीज किसी बॉक्स का शेप बढ़ाना है, शेप कम करना है, किसी में कोई कलर ऐड करना है, कलर ऐड नहीं करना है, ये सारी चीजें हम CSS के थ्रू करते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। नाम ही इसका ये होता है, स्टाइल शीट। तो CSS का बेसिक यूज स्टाइलिंग के लिए करते हैं। अब आता है जावास्क्रिप्ट, कि भाई जावास्क्रिप्ट का यूज किस लिए होता है। अब हमने कैलकुलेटर का एक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, हमने उसमें स्टाइल भी ऐड कर दिया, अब वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर अगर वो कैलकुलेशन ही परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कि अगर हम 1+2 कर रहे हैं और वो कुछ आंसर नहीं दे पा रहा है, देन उसका कोई यूज ही नहीं है, राइट। तो जब उसका कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन वाला यूज ही नहीं हो पा रहा, तो वो कैलकुलेटर किसी काम का नहीं है। तो उसमें वो लॉजिक डालने के लिए, कि अगर हम 1 और 2 को सिलेक्ट करेंगे और आउटपुट में वो 3 दे, तो ये लॉजिक हम किसके थ्रू लिखते हैं? दिस लॉजिक इज रिटन थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का काम होता है टू राइट लॉजिक, ठीक है। कि अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेब पेज बनाया है जिसमें मैंने एक बटन बनाया है क्लिक मी, और जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक कर रही हूँ, उसका काम ये है कि वो मेरे पेज का कलर रेड से ग्रीन कर देगा। तो अगर मैंने क्लिक मी में क्लिक किया और अगर मेरा वेब पेज का कलर चेंज नहीं हो रहा रेड से ग्रीन, तो मतलब मेरा जावास्क्रिप्ट मैंने ऐड नहीं किया। और अगर मैंने इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड किया है, तो मैं बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे वेब पेज का कलर ग्रीन, रेड से ग्रीन कर सकती हूँ, राइट। तो यही सब लॉजिक लिखने के लिए, अपने पेज की फंक्शनैलिटी के लिए, टू राइट लॉजिक एंड फॉर द फंक्शनैलिटी ऑफ
द वेब पेज और वेबसाइट, हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं बिकॉज हम लोग स्टैटिक चीजें नहीं चाहते, राइट? वी वांट डायनामिक चीजें जो कि वी वांट एनिमेशंस, एंगेजमेंट की, अगर किसी बटन पे मैं क्लिक करूं तो कहीं और रीडायरेक्ट हो जाऊंगी, उस बटन पे क्लिक करने से कुछ चेंज हो जाए, या फिर ऑब्वियसली जैसे हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो वो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पाए, तो ये सारा लॉजिक हम किस में लिखेंगे, किसके थ्रू लिखेंगे? ये सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखेंगे, ठीक है? तो आई होप नाउ इट्स क्लियर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कितनी नेसेसरी हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। तीन पिलर्स भी हैं वेब डेवलपमेंट के। खैर आगे चल के तो आप और भी ज्यादा और भी चीजें सीखोगे फ्रंट एंड एंड बैक एंड में, बट हाँ अभी के लिए HTML एंड CSS फ्रंट एंड का पार्ट होता है एंड जावास्क्रिप्ट बैक एंड का पार्ट होता है। खैर जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड का पार्ट भी होता है, क्योंकि आप फ्रंट एंड में भी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप एक बटन पे क्लिक करके अगर कलर चेंज कर रहे हो तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होता है, राइट? तो जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में काम आता है, बट HTML एंड CSS क्योंकि यहाँ पे हम वेब पेज कितना सुंदर दिख रहा है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, तो ये बेसिक बिल्कुल फ्रंट एंड का ही पार्ट होते हैं। एनी डाउट्स अभी तक किसी को भी? आई होप आप जिनको नहीं पता था HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का क्या रिलेशन है वो क्लियर हो गया होगा। परफेक्ट। तो अब आगे चलते हैं। तो अब ये समझ में आ गया कि बेसिक जावास्क्रिप्ट का यूज क्या है, जावास्क्रिप्ट होती क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री इसकी और बता देती हूँ। जावास्क्रिप्ट का जो मतलब जो जिन्होंने बनाई थी जावास्क्रिप्ट, द फाउंडर ऑफ JS इज ब्रेंडन आइक, ठीक है? एंड इन्होंने सिर्फ 15 से 16 दिन में जावास्क्रिप्ट बनाई थी, ठीक है? तो इमेजिन अगर कोई लैंग्वेज, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप 15 से 16 दिन में बना रहे हो, देन डेफिनेटली डेफिनेटली उसमें बहुत सारे बग्स और एरर्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अगर इतने कम टाइम में आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दे रहे हो तो उसमें डेफिनेटली एरर्स का आना मैंडेटरी ही है, ठीक है? तो जब जावास्क्रिप्ट इनिशियली बनी थी तो वो बहुत ही एरर प्रोन थी, मतलब उसमें बहुत सारे एरर्स थे, राइट? वह धीरे 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 इसके काफी सारे वर्जन आए, एंड जो सबसे बेस्ट वर्जन था इसका, दैट वाज ES6, क्योंकि इस वर्जन में सबसे अच्छे अपडेट्स आए थे। मतलब जो पहले वर्जन में जितने भी बग्स थे, जितने भी एरर्स थे, वो सारे इस वाले वर्जन में रिजॉल्व हो गए थे। सो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट वर्जन। इसके बाद आगे भी आए थे E7, ES7, ES8, ये सारे भी आए हैं, बट इसकी हम इसलिए बात करते हैं स्पेसिफिकली क्योंकि इससे पहले वाले वर्जन काफी ज्यादा एरर प्रोन थे, बट ये इतना एरर प्रोन नहीं था, इसमें काफी अच्छे अपडेट्स आए थे, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट का यही बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है, किस लिए हम यूज करते हैं, किसने बनाई, क्या बेस्ट वर्जन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है? एंड आई होप इसमें किसी को भी कैसा भी कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं और आगे चलते हैं। तो फॉर दिस आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग एक काम करते हैं, डोंट से, आप लोग अपना VS कोड ओपन कर लो एंड VS कोड में एक NMS के नाम से फोल्डर बना लो, एंड उसके बाद फिर ये दो फाइल्स आप बना लो, एक index.html और एक script.js। इसका कोड मैं अभी ये हटा देती हूँ यहाँ से। ये दो फाइल आप बना लो, index.html एंड script.js, ठीक है? तो ये हम लोग अपने प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, तो जो भी मैं क्लास में कोड करके दिखाऊंगी आप क्लास में भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप क्लास के बाद भी जब भी आपको टाइम मिले आप तब प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके? एक चीज और रह गई जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन में, दैट वाज जावास्क्रिप्ट was initially made only to run in browsers। पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ
ब्राउजर में रन करने के लिए ही बनी थी। ब्राउजर के बाहर आप इसको रन नहीं कर सकते थे। जैसे कि ये एडिटर में मैं अभी रन करूंगी जावास्क्रिप्ट, वो मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। पर इनिशियली आप जेएस का जो अगर आपको आउटपुट देखना था या आपको जेएस जो भी अपने वेब पेज में वेबसाइट में ऐड करनी थी, जो भी कोड लॉजिक ऐड करना था अपने वेबसाइट में जेएस के थ्रू, वो आप ब्राउजर में करते थे। अब ब्राउजर में कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, और ये भी बताऊंगी कि मैंने ये इनिशियली वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि अब के टाइम पे हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर अपने लोकल सिस्टम पे लोकल एनवायरनमेंट में भी रन कर सकते हैं। अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट, बट राइट नाउ हम ब्राउजर में भी रन कर सकते हैं और ब्राउजर के बाहर भी रन कर सकते हैं। तो अभी लेट्स सी कि हम ब्राउजर में कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले index.html जो हमारी फाइल है, आप एक बार उसको खोलो एंड इसमें बॉयलर प्लेट कोड, ये बॉयलर प्लेट कोड होता है HTML का। बॉयलर प्लेट कोड का मतलब होता है, जिनको नहीं पता, द बेसिक HTML कोड, की HTML के कोड का स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए। सबसे पहले, जिनको नहीं पता एक बार मैं बस उनके लिए बता रही हूँ कि सबसे पहले डॉक टाइप HTML हम लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम HTML का 5 वर्जन यूज कर रहे हैं, HTML 5 हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद हम हेड टैग का यूज करते हैं, और ये है हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम बेसिकली अपना मेटा डेटा स्टोर करते हैं, और डॉक्यूमेंट का टाइटल, कि हमारे वेब पेज का टाइटल क्या होगा, वो टाइटल बेसिकली ये होता है। जैसे यहाँ पर एक्सेल ड्रॉ व्हाइट बोर्ड लिखा है ना, तो ये टाइटल है। ठीक है, किसी भी, ये इस वेब पेज का टाइटल है, एक्सेली ड्रॉ व्हाइट बोर्ड। या अगर मीट का देखें तो मीट का ये इसके कोड के साथ ये टाइटल है। ठीक है, तो हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल स्टोर करते हैं और हम लोग मेटा डेटा स्टोर करते हैं। तो मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा इज बेसिकली ऐसा डेटा जो कि हम अपने वेब पेज पे शोकेस नहीं करना चाहते। बेसिकली जैसे मान लो मैं कैलकुलेटर बना रही हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर बना रही हूँ, तो अब कैलकुलेटर के बारे में कि दिस इज द कैलकुलेटर दैट इज मेड बाय अनन्या गोस्वामी एंड दिस कैलकुलेटर वर्क्स वेरी एफिशिएंटली, अगर मुझे इस तरीके की चीजें लिखनी है, ठीक है, और ये चीजें मैं नहीं चाहती, ये कैलकुलेटर के बारे में ही चीजें हैं, ठीक है, जो मैंने वेब पेज बनाया उसके बारे में ही है, पर ये चीजें मैं नहीं चाहती कि वेब पेज पे शोकेस हो। तो जो भी चीजें मैं नहीं चाहती कि वेब पेज पे शोकेस हूं मेरे वेब पेज के बारे में, वो चीजें मैं हेड टैग के अंदर स्टोर कर देती हूँ। राइट, ये अगर जो भी आप लोग HTML जब भी पढ़ोगे तो उसमें बहुत आराम से ये चीज समझाई जाती है, एंड आई होप मेरे थ्रू भी आपको ये चीज समझ में आ रही हो कि हेड टैग के अंदर हम वो चीजें स्टोर करते हैं वेब पेज के बारे में, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं जो कि हम मेन वेब पेज पे इसको शोकेस नहीं कराना चाहते, उस इंफॉर्मेशन को हम वो करते हैं इसमें स्टोर हेड टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर हम पूरी बॉडी लिखते हैं। ठीक है, कि जो भी हमें वेब पेज के अंदर, मान लो मुझे एक पैराग्राफ लिखवाना है तो इसके अंदर मैं पैराग्राफ लिखूंगी। बहुत उसके टैग्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, मैं HTML के अंदर ज्यादा जाऊंगी नहीं बिकॉज वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी HTML को भूल जाओ बस। ये आप बॉयलर प्लेट कोड याद रख लो, बॉयलर प्लेट कोड कैसे आता है। एंड अगर, आई डोंट नो विंडोज यूजर के लिए क्या होता है, बट मैक यूजर्स के लिए अगर आप कमांड और एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी कमांड नहीं, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे एंड एंटर करोगे तो ये पूरा बॉयलर प्लेट कोड आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं ये बताऊंगी कि हम ब्राउजर को कैसे, जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में कैसे रन कर सकते हैं। राइट, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हम कि इनिशियली जो जावास्क्रिप्ट है हम उसे ब्राउजर में ही रन करते थे, पर अब हम उसे बाहर भी रन कर सकते हैं। तो अब बाहर कैसे रन कर सकते हैं वो भी बताऊंगी, और जब ब्राउजर में कैसे रन कर सकते हैं वो भी। अब ब्राउजर में रन करने के लिए ऑब्वियसली हमें एक वेब पेज बनाना जरूरी है, क्योंकि हमें वेब पेज पे ही फंक्शनैलिटी लगाते हैं, वेब पेज पे ही सब कुछ करते हैं। तो ब्राउजर के लिए हमें ब्राउजर में रन करने के लिए एक वेब पेज बनाना जरूरी है। तो ये मैंने एक वेब पेज बनाया है, इसमें मैं कुछ लिखूंगी नहीं, बस अपने JS का कोड इस ब्राउजर से अटैच कर दूंगी। ठीक है, अब एक तरीका होता है कि आप सारा JS का कोड इस HTML के कोड के ही अंदर लिखो। ठीक है, या तो एक वो तरीका होता है, वो कैसे कर सकते हैं कि एक टैग होता है स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करो, एक मिनट, हाँ, स्क्रिप्ट टैग का यूज करो।
स्क्रिप्ट टैग का यूज करो और इसके अंदर पूरा अपना जेएस का कोड लिख दो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके वेब पेज से जेएस का कोड अटैच हो गया। पर दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस, ऐसा करना अच्छा नहीं होता, बिकॉज जब हम बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे तरीके के लॉजिक्स फंक्शंस होते हैं, बहुत एनिमेशंस होते हैं, तो बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है। क्योंकि अब इसी के अंदर एचटीएमएल का कोड भी लिखोगे, फिर इसी के अंदर अगर आपने सीएसएस भी लिख दिया, जावास्क्रिप्ट भी लिख दिया, तो एक ही फाइल में सारा कोड लिखना, मतलब दिस इज अ ब्लंडर। तो हम क्या करते हैं कि एचटीएमएल के अपने वेब पेज से यानी कि एचटीएमएल का जो कोड होता है, अब उस कोड को और जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको हम अटैच कर देते हैं। अब वो अटैच कैसे करते हैं कि हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए एक नई फाइल बनाते हैं, दैट इज script.js, ठीक है। जैसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, mama.js, chacha.js, जो देना है दो, बट बिकॉज इट इज अ गुड प्रैक्टिस तो script.js देना अच्छा रहता है, ठीक है। अब script.js नाम देने के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो JS की फाइल है वो मेरी वेब पेज यानी HTML की फाइल से लिंक हो जाए। तो लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं कि अरे बॉडी टैग ही हटा दिया क्या मैंने, अच्छा। बॉडी टैग के एकदम नीचे यानी बॉडी टैग जब क्लोज हो रहा हो उससे जस्ट ऊपर हम लिखते हैं स्क्रिप्ट एसआरसी और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। अब इस एसआरसी के अंदर हम लिखते हैं script.js यानी वो वाली फाइल जिसको हमें लिंक करना है एचटीएमएल से। अब हमारी script.js, इसको सेव कर लो, कमांड एस या कंट्रोल एस जिससे भी, एंड ऑटोमेटिकली अब हमारी जो script.js है यानी हमारी जेएस की फाइल है, जेएस का कोड है, वो हमारे एचटीएमएल यानी वेब पेज से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गया। तो अब जो भी आपको कोड लिखना है जेएस का, जो भी लिखना है आप इसमें लिखो, उसे सेव करो, एंड देन जब आप वेब पेज रन करोगे तो वो सारी फंक्शनैलिटी वर्क करेगी, बिकॉज आपने अपना जेएस का कोड लिंक कर दिया अपने एचटीएमएल के पेज से, ठीक है। डन। अब देखते हैं इस एचटीएमएल के पेज को खोल के और ब्राउजर में हम कैसे रन कर सकते हैं अपनी जेएस को, ये देखते हैं। nms index.html, ठीक है, ओके। तो ये मेरा वेब पेज है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं था। अभी देखो टाइटल आ रहा है डॉक्यूमेंट के नाम से, क्योंकि टाइटल में मैंने डॉक्यूमेंट ही लिखे रहने दिया था। तो अब ये क्योंकि मैंने इसमें कुछ किया नहीं है ज्यादा, तो इसलिए ये वाइट अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब भाई जेएस में कुछ कोड लिखें तो सही, तभी तो उसका आउटपुट हम ब्राउजर में देख पाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल अनन्या को प्रिंट करा के देखते हैं। एक नाम है अनन्या, उसको प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। console.log, कुछ भी आपको जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराना होता है, आपको अनन्या प्रिंट कराना है, गोस्वामी प्रिंट कराना है, अपना नाम प्रिंट कराना है, दुनिया जहां का नाम प्रिंट कराना है, जो भी प्रिंट कराना है वो आप console.log के अंदर कोट्स में ही लिखोगे, भले सिंगल कोट्स भले डबल कोट्स, पर आपको कोट्स के अंदर ही लिखना है। तो क्योंकि मुझे अनन्या प्रिंट कराना है तो console.log अनन्या। अब भाई जिन्होंने पहले जावा सी जो भी पढ़ी होगी तो वो लोग तो क्या करते हैं कि यहीं पे एडिटर में रन करके देख लेते हैं, पर मैंने आपको क्या बोला कि जावास्क्रिप्ट इनिशियली हम ब्राउजर में ही रन करते थे, तो अभी हम ब्राउजर में ही रन करेंगे उसे। अब इसका इसके console.log अनन्या के आउटपुट को हम ब्राउजर में कैसे देख सकते हैं, तो हमने लिखा console.log अनन्या, इसको सेव किया, अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करो, एंड देन इंस्पेक्ट पे जाओ, अपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट या वेब पेज बनाया है उस पर डबल क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाओ, एंड देन ये कंसोल विंडो अपीयर हो जाएगी, ठीक है। अब एक मिनट, फॉल्स के सारा, जस्ट अ सेकेंड, दोबारा से। हाँ, देखो वो एक्चुअली आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैंने क्या कोड लिखा था कि console.log अनन्या, दिस मीन्स दैट आई वांट कि मेरे ब्राउजर में जेएस का जो आउटपुट दिखे वो ये दिखे कि अनन्या प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ पर तो दिखेगा नहीं एडिटर में, तो आपको इंस्पेक्ट पे जाकर कंसोल पे जाना है, एंड कंसोल पे जाने के बाद सी हमारा आउटपुट जनरेट हो गया है। तो जावास्क्रिप्ट इनिशियली ऐसे ही काम करती थी कि आप जो भी कोड लिखते हो, इररिस्पेक्टिव आप कोड एडिटर में लिख रहे हो, कहीं भी लिख रहे हो, उसका जो आउटपुट है
वो आपको ब्राउजर में ही देखने को मिलता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ आउटपुट ही देख सकते हैं, हम यहाँ पर और कोड भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अब मुझे गोस्वामी प्रिंट करवाना है, तो console.log गोस्वामी, अच्छा ये रह गया, तो देखो गोस्वामी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट यूज्ड टू वर्क इनिशियली इन ब्राउजर्स, ठीक है। अभी आप कहोगे कि दीदी कुछ वेब पेज में फंक्शनैलिटी, तो कुछ आप बोल रहे थे कुछ एनिमेशन लग जाएगा, बटन को क्लिक करने से कुछ होगा, तो वो चीजें आगे दिखेंगी, क्योंकि पहले आपको किसी भी लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ने पड़ते हैं, तभी जाके आगे आप एडवांस उसको कर पाओगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली कैसे प्रिंट करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करते हैं अपने वेब पेज पे, वो आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो पहले जावास्क्रिप्ट ऐसे ही रन करती थी कि सारा कोड आप ब्राउजर में ही करते थे, ब्राउजर में आउटपुट शो होता था, इस तरीके से काम करती थी सारी चीजें। बट टाइमली जब अपडेट्स आए, इसके काफी सारे वर्जन्स आए जावास्क्रिप्ट के, तो ऐसा हुआ कि हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर भी रन कर सकते हैं। एंड बाहर ब्राउजर से जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए वी यूज Node.js to run JS outside the browser. We use Node.js, ठीक है। तो Node.js बेसिकली एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब Node.js का कोड कैसे होता है, क्या होता है, वो हम जब बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट को पूरा खत्म करने के बाद, तभी बताऊंगी मैं आपको। अभी बस इतना समझ लो कि Node.js एक ऐसा तरीका है जिससे आप जावास्क्रिप्ट को अपने सिस्टम पे, एडिटर पे, लोकली, ब्राउजर के बाहर रन कर सकते हो। तो Node.js के थ्रू कर सकते हो वो चीज आप। अब कैसे कर सकते हो वो हम बाद में देखेंगे, बिल्कुल ये अभी का टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में इनिशियली कैसे रन करती थी, ठीक है। उसके बाद अब हम उसे लोकली भी अपने सिस्टम पे कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको एक चीज अभी ये बोली कि अभी हम Node.js नहीं पढ़ेंगे, तो क्या हम बार बार यहाँ पर कोड लिख के और इसका आउटपुट ब्राउजर में देखने जाएंगे? बिल्कुल नहीं, अभी हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ये करने लग गए तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। सो फॉर दिस आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक एक्सटेंशन होता है जिसका नाम है कोड रनर, ठीक है। इस एक्सटेंशन को आप लोग इंस्टॉल करो, ठीक है। एंड जैसे ही ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लोगे, तो आप अपने जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट है एडिटर में देख पाओगे। जैसे कि देखो अनन्या यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। अब आई होप आप में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि दीदी अभी तो आपने बताया था कि हम Node.js का यूज करके जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर रन करते हैं, अब तो आप एक एक्सटेंशन का यूज करके ही कर दे रहे हो। तो इसका सीधा सा आंसर है कि ये जो एक्सटेंशन जिसने भी बनाया है, पहली बात तो एक्सटेंशन भी कोडिंग के थ्रू बनते हैं, ठीक है। एंड ये जिसने भी बनाया है उसने भी इंटरनली इसमें Node.js का ही यूज किया है, ठीक है। तो ये जो आप एडिटर में आउटपुट देख पा रहे हो, ये भी Node.js के थ्रू ही इंटरनली इस एक्सटेंशन में Node.js ही वर्क कर रहा है, इसलिए आप आउटपुट देख पा रहे हो, ठीक है। तो आई होप दैट्स क्लियर, एंड आई होप आप सबने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया होगा, क्योंकि अभी बेसिक पढ़ने के लिए अब हम जब डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ये सब पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के, तो ये आप बार बार ब्राउजर में जाके अगर आप आउटपुट देखोगे, सो आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो अगर आप ये करोगे तो दैट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। अब एक बार मुझे चैट में बता दो कि अभी तक किसी को कोई भी कैसा भी कोई डाउट है, तो एक बार चैट में लिख दे। विष्णु के अलावा कोई और? ठीक है, सो लेट्स
ओह आई एम सॉरी मेरे को पता ही नहीं था कि माइक ऑन नहीं था। ओके, तो आई होप कि अभी तक हमने जितना पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं, ब्राउजर में पहले रन करती थी और अब ब्राउजर में रन क्यों और अब ब्राउजर से बाहर कैसे हम रन कर पा रहे हैं, ठीक है, ये एक्सटेंशन जो मैंने डाउनलोड करवाया है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो किसी भी लैंग्वेज को बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो करते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कैसे हम वेरिएबल्स को एक वैल्यू दे सकते हैं, डेटा टाइप्स किस तरीके से होते हैं वो। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? आई एम अज्यूमिंग कि आप में से कुछ बच्चों को आइडिया होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं और कुछ बच्चों को नहीं आइडिया होगा। तो वेरिएबल्स बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ठीक है, जैसे ये कंटेनर है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर करा दी 10, ठीक है, और इस कंटेनर को, इस पूरे कंटेनर को मैंने एक नाम दे दिया एंड वो नाम क्या है, दैट नेम इज ए, ठीक है। तो मैंने ए वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर कराई है एंड दैट वैल्यू इज 10, और इस पूरे कंटेनर को मैंने एक नाम दिया है, इस कंटेनर का नाम है ए, ठीक है। तो ए नाम के कंटेनर में मैंने एक वैल्यू स्टोर कराई है दैट इज 10, ठीक है। तो ऐसे ही कंटेनर्स जिनमें हम वैल्यू स्टोर कराते हैं, तो इन कंटेनर्स को कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में एक वेरिएबल वो कंटेनर होता है जिसके अंदर आप किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग हो सकती है, एक नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम आगे देखेंगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब अनलाइक सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, आई डोंट नो आप में से कितनों ने जावा पढ़ी है या देखी है, थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा कि नहीं होगा। बट अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने जावा पहले से पढ़ी है या थोड़ा बहुत आइडिया है, तो इतना जरूर पता होगा कि जावा में जब भी हम किसी भी वेरिएबल को बनाते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि इसमें हमें किस तरीके की वैल्यू स्टोर करवानी है। जैसे मान लो मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया जावा में, ठीक है, ए नाम का। अब इस ए में मैं 10 वैल्यू स्टोर कराना चाहती हूँ, यानी 10 नंबर मैं स्टोर कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो जावा में मेरे को क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये 10 एक इंटीजर वैल्यू है, तो जावा में मुझे ऐसे लिखना पड़ता है कि इंट ए इज इक्वल टू 10। जावा के अंदर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ए नाम का जो मैं वेरिएबल बना रही हूँ इसमें मैं कौन सी वैल्यू स्टोर करा रही हूँ, तो वो वैल्यू का नाम मुझे वेरिएबल से पहले लिखना पड़ता है। जैसे ये 10 एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसलिए मैंने ए से पहले INT इंट लिखा, ठीक है। अगर ये कोई स्ट्रिंग वैल्यू होती तो मैं स्ट्रिंग लिखती, ठीक है। अगर ये कोई फ्लोट वैल्यू होती फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे ए से पहले फ्लोट लिखना पड़ता है जावा में। पर जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने बोला था एक बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, तो जावा स्क्रिप्ट में अगर आप ए इज इक्वल टू 10 लिखते हो तो जावा स्क्रिप्ट को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि आप ए के अंदर एक नंबर को स्टोर करा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको डेटा टाइप खुद से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली समझ जाती है जावास्क्रिप्ट कि अगर आपने a इज इक्वल टू 10 लिखा है इट मींस आप a में एक नंबर स्टोर करा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर a के अंदर अनन्या स्टोर कराऊं, अनन्या एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, तो अगर मैं ए के अंदर अनन्या स्टोर करा रही हूँ तो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग लिखने की या स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिखने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। ये अपने आप समझ जाएगी कि हाँ ये अनन्या जो इसने स्टोर कराया है ये एक स्ट्रिंग है, इसका टाइप स्ट्रिंग है। तो जावा स्क्रिप्ट में आपको और लैंग्वेजेस की तरह पहले से वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब क्योंकि हम वेरिएबल्स की बात कर रहे थे तो आई होप वेरिएबल क्लियर हो गया होगा कि एक वेरिएबल क्या होता है। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए 3 कीवर्ड्स होते हैं, लेट, सॉरी, वेर, एक मिनट, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है।
तो ये 3 कीवर्ड आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम इन 3 कीवर्ड्स का यूज करके ही उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं वेर की। मान लो मुझे एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें मुझे 20 स्टोर कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, नॉर्मल लिखूंगी वेर कीवर्ड, फिर ए इज इक्वल टू 20। ठीक है, और इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग ए कर दिया। ठीक है, सो लेट्स सी ये प्रिंट होके क्या आंसर आता है। देखो 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूं कि मैं ए को एक बार और डिक्लेयर करूं, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ए को एक बार डिक्लेयर कर चुकी हूँ बाय यूजिंग वेर, पर मैं अगर चाहूं कि ए को एक बार और डिक्लेयर करूं, तो लेट्स से मैं करती हूँ वेर ए इज इक्वल टू, और अब इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, लेट अस से 30। ठीक है, और अब इसको प्रिंट कराऊं, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखो 20 पहले प्रिंट हुआ क्योंकि पहली लाइन के लिए, और फिर 30 प्रिंट हुआ। यानी कि हम जब वेर कीवर्ड का यूज करते हैं, तो हम एक वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, यानी दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू को दोबारा असाइन भी कर सकते हैं, उसको एक वैल्यू नहीं। ठीक है, सो बाय यूजिंग var keyword we can redeclare a variable and also reassign its value। ठीक है, where कीवर्ड का यूज करके हम एक वेरिएबल को पहली बात तो 2 बार डिक्लेयर कर सकते हैं, 2 बार 3 बार जब भी चाहो, मतलब उसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं, और हम उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ए को एक बार डिक्लेयर किया वेर का यूज करके, और उसकी वैल्यू तब 20 दी, फिर मैंने ए को दोबारा डिक्लेयर किया वेर का यूज करके, और उसकी वैल्यू अब 30 दी। दोनों बार ही मेरा कोड चला एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट इसीलिए ही हम वेर का यूज आज के मॉडर्न डे में बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप खुद देखो, एक वेरिएबल की वैल्यू जब मल्टीपल टाइम्स चेंज हो जा रही है, आप उसे बार बार रीडिक्लेयर कर रहे हो, रीअसाइन कर रहे हो, तो ये आगे चल के आपके कोड में प्रॉब्लम जनरेट करेगा। ठीक है, सो दैट इज वाई इन मॉडर्न कोड वी डू नॉट यूज वेर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कीवर्ड, दैट इज लेट। अब लेट भी सेम काम करता है। मान लो कि मुझे ए नाम का एक वेरिएबल बनाना है, उसमें मुझे 40 स्टोर करना है। एक मिनट, इनको मैं पहले 40 स्टोर करना है, तो मैंने ए को डिक्लेयर किया विद द हेल्प ऑफ लेट, उसमें 40 स्टोर किया, एंड लेट्स प्रिंट दिस, तो कंसोल डॉट लॉग ए। तो अब जब मैंने इसे प्रिंट किया, देन आई विल गेट 40। वेरी इजी, जैसा हमने वेर के साथ किया था वैसे ही लेट के थ्रू भी ए को डिक्लेयर किया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट? क्या मेजर डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस ये है कि आप अब इस ए को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर आपने ए को लेट के थ्रू डिक्लेयर किया है, एक बार कर दिया, तो उसे आप दोबारा ऐसे लेट ए नहीं कर सकते। देखो एरर आ गया, अपने आप ही यहाँ पे रेड शो होने लग गया। ठीक है, पर लेट में एक खुली छूट थोड़ी बहुत ये है कि आप ए की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे ए इज इक्वल टू मैं 50 कर दूं यहाँ पे। ठीक है, और अब ए को प्रिंट कराऊं 50। ठीक है, तो देखो पहले 40 भी प्रिंट हो गया और 50 भी प्रिंट हो गया, दोनों चीजें प्रिंट हो गई। तो लेट में आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी दोबारा लेट ए इज इक्वल टू नहीं लिख सकते, पर हाँ जो वेरिएबल आपने बनाया है उसकी वैल्यू को आप रीअसाइन कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले 40 दी थी, अब मैंने 50 कर दी। तो दिस इज हाउ लेट इज डिफरेंट फ्रॉम वेर। वेर में आप एक वेरिएबल को एक से ज्यादा बार डिक्लेयर भी कर सकते हो और एक से ज्यादा बार असाइन भी कर सकते हो, पर लेट के अंदर by using let we can only reassign a variable and not redeclare it। ये है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वेर। अब एक तीसरा एंड द लास्ट कीवर्ड जो कि आज हमें पढ़ना है, दैट इज कॉन्स्ट। अब भाई कॉन्स्ट कैसे हम
कॉन्स भी सेम चीज के लिए कि आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मान लो मुझे ए नाम का वेरिएबल बनाना है, मैंने उसे कॉन्स के थ्रू डिक्लेयर किया, उसमें मुझे 70 स्टोर करना है। 70 कर दिया मैंने स्टोर। अब इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट कराया तो ये आया 70। ठीक है, ये क्या आया 70 आ गया। तो ये तो नॉर्मल है, हमने वैर के साथ भी किया, लेट के साथ भी किया। अब कॉन्स्ट वैर और लेट से कैसे डिफरेंट है, एंड प्लीज मेक श्योर ये वाला आप ढंग से समझो, बिकॉज कॉन्स्ट हम लोग हर जगह यूज करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, आप जितना भी बैकएंड वगैरह जितना भी कोड लिखोगे, फ्रंट एंड का कोड लिखोगे, आप कॉन्स्ट का ही यूज करोगे मल्टीपल टाइम्स। लेट का इतना नहीं करोगे जितना कॉन्स्ट का करोगे। ठीक है, तो हमने जैसे हम वैर और लेट में कर रहे थे वैसे हमने कॉन्स्ट का यूज करके ए को प्रिंट करा दिया। अब ये कैसे डिफरेंट हुआ, कॉन्स्ट में ना ही आप वेरिएबल को दोबारा रीडिक्लेयर कर सकते हो और ना ही उसको एक नई वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, लेट्स चेक। जैसे कॉन्स्ट a इज इक्वल्स टू 90 ले लिया मैंने यहाँ पे, एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट, देखते हैं एरर आता है कि नहीं। ये देखो, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। हम एक बार उसे डिक्लेयर कर चुके हैं तो ना ही उसे डिक्लेयर कर सकते हैं दोबारा। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे देखो डिक्लेयर नहीं किया है दोबारा, डायरेक्टली हमने एक नई वैल्यू दे दी है। अब देखते हैं क्या वैल्यू देने से भी कोई दिक्कत होती है कि नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू देने से। देखो अगेन, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, इट मींस दैट आप कांस्टेंट वेरिएबल को एक बार जो वैल्यू दे चुके हो, आप उसको नई वैल्यू असाइन दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। वैर में आप एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कैसी भी दिक्कत नहीं है। पर लेट के अंदर आप एक वेरिएबल की वैल्यू को सिर्फ रीअसाइन कर सकते हो, दोबारा उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक बार ये करके भी देख लेते हैं, एक मिनट। एक बार लेट का भी एग्जांपल देके देख लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है। कि जैसे लेट a इज इक्वल्स टू 90 किया, एंड नाउ लेट a इज इक्वल्स टू 80 कर दिया। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग a किया। ठीक है, नाउ लेट्स चेक क्या आता है। देखो, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। हम क्योंकि ए को 23 लाइन में पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, इसीलिए हम उसे दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों कीवर्ड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो मुझे एक बार बता दो चैट बॉक्स में। अभी तक कोई डाउट है किसी को, कैसा भी? आई थिंक कुछ अगर मैं फास्ट जा रही हूँ तो वो भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, आई थिंक आई होप। क्वेश्चंस पूछूं? अभी अभी तो ऐसे कुछ इतना मेरे को लगता नहीं है कि अ, अच्छा ठीक है। ओके, तो विष्णु एक बार अपना माइक ऑन करो। अभी यस मैम। अभी मैंने जस्ट बताया कि हम वैर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो एक बार वो एक्सप्लेन करो। मैम वेरिएबल को दोबारा वैल्यू असाइन कर सकते हैं और किस डिक्लेयर भी कर सकते हैं किसमें? वैर में। ठीक है। लेट में सिर्फ हम लोग उसको एक बार डिफाइन कर सकते हैं एंड नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड कॉन्स्ट में? एंड कॉन्स्ट में दोनों चीजें अप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो मतलब सब सुन रहे हैं। अच्छा आकाश तिवारी, एक बार आप अपना माइक ऑन करेंगे? दीदी। हाँ, तो मैंने एक चीज बताई थी कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट को ब्राउजर में रन करते हैं, तो हम क्या सिर्फ ब्राउजर में ही रन कर सकते हैं या उसको बाहर भी रन कर सकते हैं? और अगर बाहर रन कर सकते हैं तो कैसे रन कर सकते हैं? हम अपने लोकल डिवाइस पर भी रन कर सकते हैं, मतलब वीएस कोड पर भी रन कर सकते हैं, कोड रनर की हेल्प से।
ये एक एक्सटेंशन होता है जो हमें डाउनलोड करना होता है। पर कोड रनर भी मैंने बताया था ना कि कोड रनर भी किस किस चीज का यूज करके नोड यूज करके कोड रन बनाया। किसको एक बार और? नोड जेएस। नोड जेएस, वेरी नाइस। सुन रहे हैं इसका मतलब सब। तो आई होप सब क्लियर हो रहा है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब सबको वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं और जो ये 3 कीवर्ड है लेट, कॉन्स्ट एंड वेर, इनमें डिफरेंस समझ में अच्छे से आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं डेटा टाइप्स पे। अब जिन्होंने पहले से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं तो उन्हें पता होगा कि अगर हम टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। 2 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है वो समझना है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है वो समझना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप से। देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो डेटा टाइप्स का ही मतलब क्या होता है। डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है कि मैं जो वेरिएबल में डेटा स्टोर करा रही हूँ उसका टाइप क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, इसमें मैंने 10 स्टोर किया है। तो लेट्स चेक कि इसका टाइप क्या है। तो अगर मुझे किसी भी वेरिएबल में जो डेटा मैंने डाला है उसका मुझे टाइप पता करना है तो मैं करूंगी कंसोल डॉट लॉग। इसको प्रिंट करा के देखते हैं। टाइप ऑफ एंड इस वेरिएबल का नाम। अब इसे प्रिंट करते हैं तो देखो नंबर, राइट। तो ये ऑब्वियसली 10 एक नंबर है, ठीक है। तो ये इसका टाइप भी एक नंबर ही होगा, तो वो हमने प्रिंट कराना था तो वो हमने प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो डेटा टाइप्स का मतलब ही यही होता है कि हम जिस तरीके का डेटा अपने वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं उसका टाइप क्या है, ठीक है। अब ये 2 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि ये सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया अभी नंबर है, ठीक है। तो आप एक ही नंबर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल नंबर स्टोर करने हैं किसी वेरिएबल के अंदर तो उसके लिए अलग डेटा टाइप आता है, ठीक है। पर अगर किसी भी वेरिएबल में आप एक ही नंबर स्टोर कर रहे हो, मान लो जैसे 10 स्टोर कर रहे हो, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा उस वेरिएबल का, उसका डेटा टाइप हो जाएगा नंबर, ठीक है। अब बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का आई होप मतलब समझ में आ गया होगा कि जिनमें आप सिंगल वैल्यू ही स्टोर करते हो, आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं करते। मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज करते हो, जैसे कि एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन। एक एरे में आप मल्टीपल नंबर स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो। एरे क्या होता है आगे बताऊंगी, ठीक है। पर अगर सिर्फ आपको जैसे एक नंबर स्टोर करना है किसी वेरिएबल में तो उसका टाइप क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया ए और इसमें मैंने अपना नाम स्टोर करा दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका टाइप क्या आता है। कोई मुझे बता सकता है कि इसका टाइप क्या आएगा चैट में? ये जो मैंने अभी ए में अनन्या स्टोर कराया है तो इस क्या टाइप है, ये अनन्या का जो टाइप है ये क्या डेटा टाइप है? वेरी नाइस, स्ट्रिंग, ठीक है। एक बार चेक भी करके देख लेते हैं, प्रिंट कराते हैं टाइप ऑफ ए। ए का टाइप क्या है? देखो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जो भी चीज आप डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिखते हो बेसिकली वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है। अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है या कोई कुछ भी लिखना है, वॉट आपको लिखना है, तो वो आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, जो भी हम कंटेंट बेसिकली लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर, तो उसको हम स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। तो आई होप आपको 2 डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप समझ में आए होंगे। पहला हमने नंबर पढ़ा, दूसरा हमने स्ट्रिंग पढ़ा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, बुलियन। बुलियन का मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन का मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स। मान लो मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने ट्रू स्टोर किया, ठीक है। एंड इसका मैं टाइप देखती हूँ क्या आता है। टाइप ऑफ ए, लेट्स सी इसका टाइप क्या आता है। बुलियन। देखो इसका टाइप क्या है, बुलियन।
ठीक है, तो अगर हम किसी भी वेरिएबल मतलब ट्रू वेरिएबल के अंदर ट्रू या फॉल्स स्टोर करते हैं तो उसका टाइप बुलियन ही हो जाता है। तो ए का टाइप क्या हो गया? बुलियन। बट ऑलवेज रिमेम्बर ये जो ट्रू है और या तो फॉल्स है, आप जो भी लिख रहे हो वो लोअर केस लेटर्स में ही आपको लिखना है। अगर आपने कैपिटल में लिखा या तो ऐसे लिखा, लेट्स चेक क्या आता है। देखो इसमें एरर आ जाएगा बिकॉज ट्रू इज नॉट डिफाइंड। ऐसा कोई डेटा टाइप ही नहीं होता है, ठीक है, जिसके अंदर ट्रू स्टोर हो। तो ट्रू अगर आप बुलियन के सेंस में लिख रहे हो तो आपको हमेशा स्मॉल लोअर केस लेटर में ही लिखना है। एंड सिमिलरली फॉल्स भी आपको लोअर केस लेटर्स में लिखना है। देखो अगर मैं फॉल्स को अभी टाइप में पता करूं तो ए का टाइप क्या आया? बुलियन ही आया। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ट्रू और फॉल्स लिख रहे हो बुलियन के सेंस में तो हमेशा लोअर केस लेटर्स में ही आप लिखो। ठीक है, तो हमने अभी तक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में 3 तरीके के टाइप पढ़े। पहला स्ट्रिंग पढ़ा, दूसरा नंबर पढ़ा, तीसरा बुलियन पढ़ा। 2 और बच्चे हैं, दैट इज अनडिफाइंड एंड नल। ठीक है, अब अनडिफाइंड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है, पर मैंने हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गई। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जैसे जावा में क्या होता है कि आपने अगर एक लाइन लिखी कोड की, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो जावा के अंदर आपको सेमी कॉलन एंड में लगाना नेसेसरी होता है, बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, अगर आप सेमी कॉलन लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, कुछ भी गलत नहीं है दोनों में से। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है, एंड मैंने उसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो लेट्स चेक कि इसका टाइप क्या है। मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। हाँ, लेट्स चेक कि इसका टाइप क्या आता है। देखो इसका टाइप आ रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये भी एक डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है अनडिफाइंड। तो जब भी हम किसी वैल्यू को सॉरी वैल्यू नहीं वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं पर उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो उसका जो डेटा टाइप होता है वो होता है अनडिफाइंड। उस वेरिएबल को आप क्या बोलोगे? दैट दिस इज अनडिफाइंड। ठीक है, 5वां जो डेटा टाइप है दैट इज नल। ठीक है, अब नल भी देख लेते हैं। अगर मुझे किसी नल का मतलब ये होता है मैं चाहती हूँ कि इस वेरिएबल में कुछ भी स्टोर ना हो, तो जब मैं चाह रही हूँ कि कुछ भी स्टोर ना हो, इंटेंशनली मैं चाह रही हूँ कि इसमें कुछ भी स्टोर नहीं होना चाहिए, तो मैं उसमें नल स्टोर कर देती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसका टाइप क्या आता है। तो कंसोल डॉट लॉग एंड अब यहाँ पर देखना एक शॉकिंग चीज आएगी। ए देखो अब यहाँ पर कायदे से इसका टाइप आना चाहिए था नल, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही होता आ रहा था कि इसका डेटा टाइप नल आना चाहिए था क्योंकि मैंने नल ही स्टोर कराया है ए के अंदर। बट आया क्या डेटा टाइप? ऑब्जेक्ट। अब ये बहुत ही ये कह लो एक गलती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि मैंने बताया था 15 दिन में किसी ने लैंग्वेज बनाई थी तो ऑब्वियसली बहुत गलतियां हुई हैं इनिशियली। तो ये गलती ऐसे है कि जावास्क्रिप्ट जो है मैंने बताया था कि ये जितने भी डेटा टाइप्स है ना, क्योंकि कंप्यूटर को तो डेटा टाइप समझ में नहीं आता, इंग्लिश उसे समझ नहीं आती, नंबर समझ नहीं आता उसको कि क्या है NUMBER, अनडिफाइंड उसको समझ नहीं आता कंप्यूटर को, उसे तो 0 1 समझ में आता है। तो जावास्क्रिप्ट ने बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है उसने ये डेटा टाइप्स को कोड में कन्वर्ट किया है। जैसे कि अगर बुलियन का कोड मुझे याद नहीं है, 0 1 0 शायद ऐसा होता है कुछ। ठीक है, तो वहां पर जब ये कोड्स बन रहे थे तो गलती ये हो गई कि ऑब्जेक्ट जो कि एक डेटा टाइप आगे जाके हम पढ़ेंगे, इट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो ऑब्जेक्ट का जो बाइनरी कोड है वो भी 0 0 0 कर दिया और इन्होंने नल जो डेटा टाइप है उसका बाइनरी कोड भी गलती से 0 0 0 कर दिया। तो इसीलिए जब भी हम नल का टाइप पता करना चाहते हैं, जब भी हम किसी वेरिएबल में नल स्टोर करते हैं और उसका टाइप हम पता करते हैं तो उसका टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। इट इज अ मिस्टेक। ऐसा ये इनिशियली जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तो एक मिस्टेक हुई थी, क्योंकि दोनों के ही जो मशीन कोड्स थे वो 0 0 0 बना दिए गए थे। इसलिए जब भी हम किसी भी वेरिएबल में नल स्टोर करते हैं तो उसका टाइप हमेशा हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है
ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आई होप आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनमें हम सिंगल वैल्यूज होल्ड करते हैं, हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर नहीं करते। जैसे कि अगर किसी वेरिएबल में मैं 10 स्टोर करती हूँ यानी मैं एक नंबर स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं उसमें अपना नाम अनन्या स्टोर करती हूँ यानी मैं एक स्ट्रिंग स्टोर कर रही हूँ। तो ये स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, ये सब क्या होते हैं, ये डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लिख देती हूँ यहाँ पे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड एंड नल, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में, किसी को कुछ भी पूछना हो? आई थिंक यहाँ तक तो किसी को कैसा भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अंशित, आज की क्लास यहाँ तक रखें कि आगे और कंटिन्यू करना है? है ना? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। एक बार मैं क्विक छोटा सा रिव्यू